रहीम। बेटा जी आज हमने बात करनी है ऑर्गेनाइजेशनल चेंज के बारे में। ऑर्गेनाइजेशनल चेंज जो है बेटा जी ये इट्स अ फिनोमेना ऑफ 21st सेंचुरी जो मुख्तलिफ सोसाइटी के जो सेगमेंट्स हैं उनको इफ़ेक्ट कर रहा है, इंक्लूडिंग दी ऑर्गेनाइजेशनल इन्वायरमेंट। ऑर्गेनाइजेशनल चेंज होता क्या है? या चेंज चेंज बेटा ये है ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम प्रेजेंट स्टेज टू डिजायर्ड स्टेज। समटाइम आपको अगर वो डिजायर्ड स्टेज है तो दैट इज प्लान चेंज, और अगर वो डिजायर्ड नहीं है तो दैट इज अनप्लान चेंज। चेंज दो तरह का है जो मैंने अभी इसी इंट्रोडक्शन में ही आपको बता दिया है, प्लान चेंज और अनप्लान चेंज। प्लान चेंज वो होता है जो आप इंटेंशनल गोल ओरिएंटेड होता है, और अनप्लान्ड चेंज वो है जो आप तैयारी नहीं करते लेकिन वो चेंज आ जाता है बजाते खुद। तो इफ़ यू, इसके बारे में एक फ्रेज है कि इफ़ यू फेल्ड टू प्लान देन यू हैव एक्चुअली प्लान्ड टू फेल। अगर आपने कोई भी सोसाइटी के अंदर चेंज आ रही है और उसके मुतल्लिक आपने तैयारी नहीं की हुई तो दर हकीकत आपने फेलियर की प्रिपरेशन की है। सो इट्स बेटर फॉर योर पर्सनल लाइफ and for the organizational environment and development of organizational and to survive in the current corporate sector that you should prepare for a planned change. तो प्लान चेंज की डेफिनेशन आपके सामने है, एक्टिविटीज दैट आर इंटेंशनल एंड गोल ओरिएंटेड। ऐसा कोई काम जो आप करते हैं और वो काम जो है बेटा वो काम ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स के मुताबिक होता है, डायरेक्टेड टुवर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन गोल होता है, दैट इज प्लान चेंज। वेयरएज चेंज एजेंट क्या होता है बेटा? वो आदमी, वो पर्सन हु इज एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल टू ब्रिंग चेंज इन द ऑर्गेनाइजेशन। ऐसा बंदा जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जी सर डन। अच्छा बेटा जी हम बात कर रहे थे चेंज एजेंट की। तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जो पर्सन रिस्पॉन्सिबल होता है टू ब्रो चेंज इन द ऑर्गेनाइजेशन, जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एज अ कैटलिस्ट इस्तेमाल करता है। जैसे आपने प्रैक्टिकल किए होंगे मैट्रिक में, इंटर में, तो केमिस्ट्री के अंदर दो जो केमिकल रिएक्शन के लिए जो चीज़ डाली जाती है वो कैटलिस्ट उसको कहते हैं। इसी तरह ऑर्गेनाइजेशन के अंदर या माशरे के अंदर जो बंदा तब्दीली लेके आता है उसको हम कहते हैं कैटलिस्ट। वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रिस्पॉन्सिबल होता है टू ब्रिंग अ प्लान्ड चेंज। तो अब इसका जो प्लान चेंज है ये इसका इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका गोल क्या होता है? दो सबसे मेन ऑब्जेक्टिव होते हैं प्लान चेंज के, आप नोट कर लें। अगर इफ यू पीपल वांट टू नोट तो आप नोट कर ले प्लीज। नंबर 1 है टू मेक organizational environment conducive for change और to adapt change। पहला ऑब्जेक्टिव ये हो गया। दूसरा है ऑर्गेनाइजेशनल जो इन्वायरमेंट है उसकी डेवलपमेंट के साथ साथ डेवलपमेंट एंड मॉडिफिकेशन ऑफ द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल एंड
ग्रुप, जो ग्रुप बिहेवियर होता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उसको चेंज करने के लिए, उसको बेहतर करने के लिए, मॉडिफाई करने के लिए आप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चेंज लेके आते हैं। मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ जिन्होंने भी ज्वाइन किया है, हम बात कर रहे हैं चेंज की। तो चेंज के बारे में मैंने आपसे बात की है कि चेंज इज ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम प्रेजेंट पोजीशन टू अ डिजायर्ड पोजीशन, ये चेंज की डेफिनेशन होगी। उसके बाद मैंने आपसे बात की कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ चेंज, नंबर वन इज प्लान चेंज एंड नंबर टू इज अनप्लान चेंज। बेटा याद रखें, दुनिया के अंदर हर जो चीज है उसके अंदर तब्दीली आती है। चेंज को के बारे में कहा जाता है, लिख लें आप, चेंज इज इनएविटेबल, चेंज कैन नॉट बी अवॉइडेड। आपके इन्वायरमेंट के अंदर आप देखें, पूरी कायनात जो है वो इस बात की अक्कासी है, इस बात की मज़र है कि तब्दीली आ रही है। ये वो वाली तब्दीली नहीं है जो आपके मुल्क में आई है, जो आप फेस कर रहे हैं। ये तब्दीली बेटा जी ये है, देखिए हम दरख्त हैं, वो छोटे हैं तो बड़े हो रहे हैं, एक बिल्डिंग बनी हुई है वो नहीं है तो वो डिटीरियोरेट हो रही है, आप बच्चे थे आहिस्ता आहिस्ता आप बड़े हो रहे हैं, जवान हो रहे हैं। तो हर चीज़ दुनिया के अंदर जो है ना उसके अंदर तब्दीली आ रही है। इसी तरह लोगों की रिक्वायरमेंट्स तब्दील हो रही हैं, टेक्नोलॉजी आ गई है। ये वो फैक्टर हैं जो दुनिया के अंदर रैपिड चेंजेस लेके आ रहे हैं, जिससे दुनिया का हर बंदा मुतासर हो रहा है। ग्लोबलाइजेशन का दौर है। इस वक्त सबसे बड़ी मिसाल आपके सामने है कि दुनिया के एक मुल्क के अंदर कोरोना शुरू हुआ और वो पूरी दुनिया के अंदर 150 से ज़ायद ममालिक के अंदर, 180-85 ममालिक के अंदर वो फैल गया। तो आप इस बात से अंदाज़ा लगा लें कि अगर किसी दुनिया के किसी एक खित्ते में चेंज आता है तो वो कैसे दूसरे को मुतासर करता है। तो लिहाजा अब बिज़नेस जो लोग कर रहे थे, जो लोग फिजिकली चीज़ें डिलीवर कर रहे थे, गुड्स और सर्विसेज, अब वो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स पे चले गए हैं, तो ऑनलाइन काम कर रहे हैं। तो ये यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ने अगर अपने आप को तैयार नहीं किया चेंज के लिए तो वो सरवाइव नहीं कर सकेंगे। तो साथ में दूसरी बात आपसे मैंने ये की कि ऑर्गेनाइजेशन चेंज के दो ऑब्जेक्टिव्स हैं। नंबर वन इज to make the organizational environment conducive and adaptive towards the organizational change, and number two objective is to change the behavior of individual and group so that they can embrace change, they can manage change in the organization. And on the other hand, I have also discussed that there is a person who is responsible to bring change in the organization. That person is known as चेंज एजेंट। अब हम बात करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चेंजेस जो हैं वो क्यों आ रही हैं। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चेंजेस बेटा जी जो मेन रीज़न है, अगर आप लिखना चाहें, पहली रीज़न सबसे मेन बेटा जी है चेंज इन टेक्नोलॉजी एंड टेलीकम्युनिकेशन। नंबर टू है चेंज इन द गवर्नमेंट पॉलिसीज। नंबर थ्री है कंपेटिटर हो सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन के जो आ गए, अगर कोई न्यू एंट्रेंस आ गई है तो। फिर बेटा जी चेंज इन द नेचर ऑफ बिजनेस भी हो सकता है, और कुछ टेक्नोलॉजी जो है ना वो बहुत जल्दी ऑब्सोलीट होती है। मिसाल के तौर पे आप ले लें, पहले कंप्यूटर के साथ आपको फ्लॉपी डिस्क मिलती थी, उनका दौर चला गया। फिर आपके सामने बेटा जी USB आ गई है, CD आ गई, फिर USB आ गई। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बेटा चेंज लेके आती हैं। अब बेटा whenever there is a change in the organization or in the environment there is a resistance। चेंज और रेजिस्टेंस साथ साथ चलते हैं। मिसाल के तौर पे अभी आपको कहा जाए कि जूम जो है उसको डिलीट करें, एक नई ऐप है वो इंस्टॉल कर लें, तो आप परेशान हो जाएंगे कि सर ये पहले जूम की है उससे जान छुड़ी, आप नहीं है, हालांकि आपने सिर्फ डाउनलोड करना है उससे। तो एक चेंज जब भी आता है उसके साथ रेजिस्टेंस आती है। इसी तरह ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, उनको कहा जाए कि आपको कल से एक नया सॉफ्टवेयर पे काम करना है, तो वो थोड़ा सा परेशान हो जाएंगे कि हम उसको सीखेंगे फिर उसको इम्प्लीमेंट करेंगे।
तो इसलिए कहते हैं प्लान चेंज लेके आए। प्लान चेंज का पूरा प्रोसेस हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताएंगे कि हाउ यू कैन ब्रिंग प्लान चेंज इन द ऑर्गेनाइजेशन। अब उसके बाद रेजिस्टेंस किन किन तरीकों से लोग बेटा शो करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, आप नोट कर लें। पहला है बेटा जी अनअवॉइडेंस बिहेवियर। अनअवॉइडेंस बिहेवियर, आप या रिफ्यूजल कह दें, आप स्ट्रेट अवे रिफ्यूज कर देते हैं जी कि हमने चेंज, हमें ये पसंद नहीं है। अनअवॉइडेंस एंड रिफ्यूजल। नंबर 2 है बेटा जी कि आप द पीपल स्टार्ट कमिटिंग मिस्टेक्स। लोग मिस्टेक्स करना शुरू कर देते, एरर्स करना शुरू कर देते हैं। एब्सेंटिज्म एक टर्म है कि लोग जानबूझ के जिस दिन ट्रेनिंग होगी या नई को बात सीखने वाली होगी उस दिन एब्सेंट हो जाएंगे। ठीक है, ये आप अपने बिहेवियर से शो कर रहे होते हैं कि ये रेजिस्टेंस है, और ये आती है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। नंबर 3 है बेटा जी कि आप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कंप्लेंट्स लॉन्च करते हैं। एक होती है कंपेन, एक होती है कंप्लेंट्स। कंपेन होती है आप उसके अगेंस्ट लोगों को तैयार करते हैं, और कंप्लेंट होती है आप ऑफिशियली कहते हैं नहीं हमें ये चेंज पसंद नहीं है। तो ये बेटा जी वो फॉर्म्स हैं जिनसे लोग चेंज को रेजिस्टेंस शो करते हैं। नो द क्वेश्चन इज हाउ वी कैन मिनिमाइज दिस रेजिस्टेंस। ये लास्ट जो है ना वो बात जो मैंने आपसे करनी है वो ये है कि इस रेजिस्टेंस को मिनिमाइज कैसे किया जा सकता है। तो देयर आर नंबर ऑफ वेज थ्रू विच यू कैन मिनिमाइज द रेजिस्टेंस टू चेंज। नंबर 1 बेटा जी है आप इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन। आप लोगों को कम्युनिकेट करते हैं कि जी हम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चेंज लेके आ रहे हैं। लोगों को जब इंफॉर्मेशन पहले से दे दी जाएगी तो दे विल बी मेंटली प्रिपेयर्ड। दैट्स हाउ यू कैन मिनिमाइज रेजिस्टेंस। नंबर 2 है बेटा जी पार्टिसिपेशन। पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग। अगर वो आप लोगों को शामिल कर लेंगे डिसीजन मेकिंग के अंदर, उनकी राय को अहमियत देंगे, तो बेटा इससे इंपावरमेंट आती है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो ऑनरशिप आती है। लोग फील करेंगे कि यार हमें इज्जत दी गई है, हमारी राय को अहमियत दी गई है, वो चेंज को एक्सेप्ट कर लेंगे। नंबर 3 है बेटा जी निगोशिएशन। निगोशिएशन से क्या मुराद है, आप अगर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चेंज लेके आ रहे हैं तो आप लोगों से डायलॉग करते हैं। आप लोगों को बताते हैं दैट वी आर गोइंग टू चेंज द टेक्नोलॉजी, वी आर गोइंग टू चेंज द सॉफ्टवेयर, वी आर गोइंग टू चेंज द लोकेशन ऑफ द फैक्ट्री, और वी आर गोइंग टू चेंज द स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन बिकॉज ऑफ द चेंजिंग एनवायरनमेंट। तो इफ दे हैव अ कंसर्न, और इन केस वो कहते हैं कि हमारी पुरानी पोजीशन चली जाएगी, तो आप उनको कंसर्न को एड्रेस करें। you engage them in the dialogue, in the negotiation, and that's how you can minimize the resistance in the organization. नंबर 4 है, ये बेटा थोड़ा सा डिप्लोमेटिक टाइप है काम है। आप करते हैं मैनिपुलेशन करते हैं और लोगों को चीज़ें जो है ना उनसे थोड़ा सा छुपा लेते हैं, ताकि लोगों को जो चीज़ है उस पिक्चर वो दिखाई जाए जो उनके लिए एक्सेप्टेबल हो, और मैनिपुलेट करके आप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रेजिस्टेंस को मिनिमाइज करते हैं। ये इसलिए इसको थोड़ा सा डिप्लोमेटिक और नेगेटिव टैक्टिक्स भी कहा जाता है। लास्ट बेटा है जी जब देर आर पीपल हु नेवर एक्सेप्ट और एम्ब्रेस्ड चेंज। प्यार की बात समझ नहीं आती, लातों के बहुत बातों से नहीं मानते, या ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कुछ ऐसे लोग होते हैं जो हमेशा नेगेटिविटी फैलाते हैं। तो आपने करना क्या होता है, आपने उन लोगों को फोर्सफुली इम्प्लीमेंट करना है, उसको कहते हैं कोरियन, फोर्स के साथ। तो मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं कि देर आर 5 मेथड्स through which you can minimize the resistance to organizational change. There are certain other methods as well, but here we are going to discuss only, or we have discussed rather, only 5 methods to minimize resistance.
The first one is information and communication, sharing of information and communication, making communication channels better. You can minimize resistance to change. Number two is participation of the employees in decision making, will also give them a sense of ownership, and that's why they will eventually embrace change and accept change. Number three is the negotiation with the employees and the stakeholders, or in the form of labor union or any bodies that is available in the organization. तो इस तरह आप बेटा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चेंज को एक्सेप्टेबल करवा सकते हैं. नंबर बेटा जी 4 है मैनिपुलेशन ऑफ the scenario or information or your decisions, so that the people somehow accept that change. This sound negative, ये थोड़ी सी डिप्लोमेटिक और नेगेटिव साउंड होती है, लेकिन it is effective in some cases. और the last one is coercion by force management, क्योंकि उनके पास ताकत होती है तो वो इसको चेंज को एक्सेप्ट करवा सकते हैं. ये बेटा जी मुझे मैसेज आ गया कि the time is about to complete or over. Hassan, you can stop recording.